बाजार बोलता है तो एफआईज जीआईज का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं। किस तरह का एफआईज ने पार्टिसिपेशन कल के सत्र में किया। तो एफआईज तो कल मार्केट में खरीदारी करते हुए नजर आए, हालांकि डीआईज ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। हालांकि डीआईज की प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 275 करोड़ की ही थी। एफआईज ने करीब 2200 करोड़ की बाइंग की है। तो एक अच्छी खबर कि एफआईज लगातार मार्केट में बने हुए हैं। ग्लोबल इंडिसीज पर नजर डाल लेते हैं एक बार कि डाउ जोन्स में किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला और बाकी ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से चल रहे हैं। तो डाउ जोन्स कल बैंकिंग शेयर वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से गिरे थे, उन पर बात करेंगे क्योंकि हमने देखा कि गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे वहाँ पर जो बड़े बैंक्स हैं उनके शेयरों में तेज़ गिरावट देखने के लिए मिली। इसकी वजह से डाउ जोन्स में गिरावट थी। नेस्डैक हालांकि हरे निशान में था क्योंकि वो आईटी कंपनीज का प्रतिनिधित्व ज़्यादा करता है। शंघाई में इस समय करीब 1% की गिरावट है। हैंसेंग करीब 1.5% गिरा हुआ है। निकाई में आगे 1.5% की गिरावट है। कोस्पी में करीब 0.5% की गिरावट है। तो ग्लोबल संकेत तो कुछ खास है नहीं, ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव साइड पर ही जा रहे हैं। लेकिन आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो टॉप गेनर्स में अगर देखें तो प्रिज्म जॉनसन यहाँ पर करीब 8.25% का उछाल। सेंचुरी टेक्सटाइल 7.5% ऊपर है। शॉपर स्टॉप 7%, एडवांस एंजाइम्स करीब 6% और वक्रांगी में करीब 6% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर अगर देखें तो टॉप लूजर्स में आज जो लीडर्स ऑफ द पैक है वो टाटा मोटर्स, यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यूबीएस का एक डाउनग्रेड आया जिसकी वजह से काउंटर में आज 5% की गिरावट। ऑयल इंडिया करीब 6% नीचे। सुमितोमो केमिकल करीब 4% नीचे। मदरसन सुमी 3.5% नीचे। डीसीडब्ल्यू करीब 3.5% नीचे है। लेकिन जिन ग्लोबल खबरों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर के बाजार आज रेड मार्क में बने हुए हैं, तो उनको एक एक करके लेना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी जो खबर रही वो कल यूरोप में रही। वहाँ पर बीएमडब्ल्यू ने अपनी गाइडेंस घटाई, उसके बाद उनका शेयर तो काफ़ी तेज़ी से गिरा ही। बाकी ऑटो इंडेक्स भी वहाँ पर 4% गिर गया और उसका आज इम्पैक्ट दिख रहा है इंडियन ऑटो कंपनीज पर भी, खासतौर से टाटा मोटर्स जिसका कि कुछ बिजनेस ऑपरेशन यूरोप में भी है। समीर सर, टाटा मोटर्स पर यूबीएस का डाउनग्रेड कितना आपको ठीक लगता है? क्या लगता है टाटा मोटर्स पर? साथ ही जो कंपनीज यूरोप में कामकाज कर रही हैं और बीएमडब्ल्यू ने अपनी गाइडेंस घटाई हैं, जब बड़ा प्लेयर इस तरह से गाइडेंस घटाता है तो जो पार्ट सप्लायर हैं या जो वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं एक्सपोर्ट फ्रंट पर लाइक बजाज ऑटो, मारुति और जो पार्ट सप्लायर में टायर कंपनीज लाइक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर, इन सभी पर आपका व्यू सर? तो पहले मैंने यूबीएस का रिपोर्ट नहीं देखा है, बट हम लोग काफी टाइम से बोल रहे थे कि टाटा मोटर में रनअप जो आया था बहुत पॉजिटिव फैक्टर इन हो चुके थे। जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस का ग्रोथ है, जो उनका इंडियन कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, वो सब शायद फैक्टर इन और डिस्काउंट हो चुके थे। एंड टाटा मोटर्स ने एक्चुअली आफ्टर द Q4 रिजल्ट्स, यानी कि लास्ट ईयर के रिजल्ट्स के बाद गाइडेंस दिया था कि दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ टू बी मॉडरेट एंड और प्रॉफिट ग्रोथ ऑल्सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि उनका बेस काफी बढ़ चुका था। एंड ऑल्सो दे वर एक्सपेक्टिंग अ स्लाइट स्लो डाउन प्रोबेबली इन द यूरोपियन मार्केट, जो कल बीएमडब्ल्यू ने गाइडेंस दी कि वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ स्लाइट स्लो डाउन। तो टाटा मोटर ने पहले से ही कॉशियस कर दिया था, पर मार्केट ने वो कॉशन लिया नहीं था और मार्केट अपने आप बढ़ते जा रहा था। सो दिस करेक्शन इज नथिंग इन टाटा मोटर्स बट द फैक्ट कि थोड़ा ओवर एक्सुबरेंस हो गया था। We are not saying that Tata Motors is not going to do well. I think profitability अच्छी रहने वाली है, because जो domestic market में उनकी electric vehicle business की growth रहेगी वो काफी strong रहेगी over time. They have a good market share. Commercial vehicles में भी इंडिया अभी भी the Indian domestic market में अभी भी we believe के growth है। Yes, right now temporary थोड़ा कम हो गया है, but then you also got to realize कि we are going into festive season और जैसे दिवाली आएगी you will see auto sales pick up. So we believe कि जो अभी जो स्टॉक बढ़ गया है डीलरशिप के एंड पे, वी बिलीव कि इट विल प्रोबेबली स्टार्ट लिक्विडेटिंग इन अ मंथ्स टाइम फ्रॉम टुडे। थोड़े डिस्काउंट्स आ गए हैं नो डाउट इन द सिस्टम व्हिच विल अफेक्ट सम मार्जिन इन प्रॉफिटेबिलिटी, बट वी बिलीव दैट इज गोइंग टू बी मैनेजेबल। और जो मेन इम्पैक्ट जो जैगुआर लैंड रोवर का यूरोप और चाइना से आने वाला है, बिकॉज चाइना इज इन अ स्लाइट स्लो डाउन, यूरोप इज इन अ स्लाइट स्लो डाउन, बट वन थिंग वी कैन से इज कि प्रीमियम जो गाड़ी बिकती है वो उस पर इम्पैक्ट कम होती है कंपेयर टू large volume market share companies. So we do not believe कि Tata Motors will be very negatively impacted. जी हाँ, valuation थोड़ा run up हुआ था, stock comes to 850 900 levels, हम लोग buy recommend कर सकते हैं टाटा। ऑटो एंसिलरीज पे जो कंपनी यूरोप में थोड़ा सप्लाई है, मार्जिनल इम्पैक्ट आएगा। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी मेजर प्रॉब्लम। कहाँ पूरे मार्केट में एक ही चीज है कि सब लोग ने इतने पॉजिटिव फैक्टर कर लिए हैं
कि जब नेगेटिव आएगा तो स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन दिखेगा, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन इन 3 to 6 months टाइम। तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल करेक्शंस, मदरसन सुमी या मदरसन सुमी वायरिंग, ऐसे स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट पे फोकस ज्यादा रखते हैं, वहां पे इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स पर सर ने बताया, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि यूरोपियन एक्सपोजर का इम्पैक्ट डायरेक्टली देखने के लिए मिल सकता है। सर, ना सिर्फ यूरोप में ये प्रॉब्लम हुई कल, इनफैक्ट वहां पर मैं बात भी कर रहा था, अमेरिकन मार्केट्स में भी कल हमने एक डाउ जोन्स में गिरावट थी। अगर कल आईटी स्टॉक्स ने सहारा नहीं दिया होता यूएस में, तो थोड़ा सा डाउ जोन्स डीप रेड में दिखता हमें। वहाँ पर जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, इन सभी के शेयर 5 से 7% तक गिरते हुए दिखाई दिए। कारण था कि जेपी मॉर्गन के टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि जो मार्केट उनके गाइडेंस को लेकर या उनके डेटास को लेकर ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, उनको उतना नहीं होना चाहिए। उन्होंने केवल इतना कहा, शेयर 5% गिर गया। सर, कैसे देख रहे हैं कि जब अमेरिका के टॉप बैंक्स अपनी ओवर ऑप्टिमिस्टिक जो एक सेंटीमेंट को नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में जो इंडियन आईटी कंपनीज जो कि बीएफएसआई से अमेरिका में एक अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट करती हैं, और हमने उनको चलते हुए भी देखा, 32,000 का इंडेक्स 42-43,000 पर पहुंच गया। तो सर, ये भी ओवर ऑप्टिमिस्टिक इनको नहीं होना चाहिए क्या? हमें आईटी काउंटर्स पर किस तरह से फोकस करें? जी, आपके क्वेश्चन ने ही आंसर दे दिया था। यस, आई थिंक हम लोग थोड़ा ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। अगर जो व्यू है कि यूएस में थोड़ा सा स्लो डाउन आने वाला है, फॉर फाइनेंशियल कंपनीज, बीएफएसआई कंपनी, इजीएस्ट वे टू सेव सम अमाउंट ऑफ इमीडिएट कॉस्ट अगर मार्जिन प्रेशर आने वाला है, इज टू रिड्यूस सम अमाउंट ऑफ आईटी स्पेंड। जो उनका फ्रेश नया आईटी का स्पेंड होने वाला है, उसमें थोड़ा कटिंग करेंगे तो डेफिनेटली उनके मार्जिन थोड़े प्रोटेक्ट होंगे इजीएस्ट। तो ये हम लोग ने हिस्ट्री में भी देखा है, पहले भी हुआ है, सो वी बिलीव इट कैन हैपन अगेन। आईटी में एक्सपेक्टेशन है कि वी विल सी अ रिकवरी, और उस बेसिस पे स्टॉक्स हैव एक्चुअली सीन अ रन अप। अगर आप देखने जाओ तो मैनेजमेंट्स ऑफ इंडियन कंपनीज हैव मार्जिनली इंक्रीज्ड उनके गाइडेंस। आई थिंक इन्फोसिस वेंट फ्रॉम 1 to 3% ग्रोथ टू 2 to 4% ग्रोथ, उतना कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया है। टीसीएस गाइडेंस नहीं देती है, बट अगेन स्टॉक इज फैक्टरिंग इन अ लॉट ऑफ द पॉजिटिव्स जो आ सकते हैं, डाउनसाइड रिस्क नहीं फैक्टर इन हो रहे। ये मार्केट में क्या हो रहा है कि जो भी स्लाइड पॉजिटिव न्यूज आते हैं वो फैक्टर इन हो जा रहे हैं और इमीडिएटली फैक्टर इन हो रहा है, बट नेगेटिव न्यूज इज गेटिंग डिस्काउंटेड। वी आर इन अ टिपिकल बुल मार्केट। ये बुल मार्केट में हमेशा ऐसा ही होता है। बट मेरा व्यू है, इट इज टाइम टू बी कॉशियस। Companies that have high exposure to BFSI should definitely get affected. But एक और चीज I would like to point out, it's not only BFSI. I think across the board, manufacturing में भी slowdown आएगा। Whether it comes to engineering, whether it comes, we already हम देख रहे हैं कि construction equipment में US में थोड़ा slowdown आ रहा है। You're seeing कि truck sales में slowdown आ रहा है। So the slowdown is going to happen in the entire manufacturing space also. तो वहां पे भी impact आ सकता है। So I am not as bullish on IT. Valuations stocks काफी पहले से ही run up हो चुके हैं। मेरे हिसाब से this is a time to take some profit off the table. These are, remember, cash rich companies, dividend paying, तो सब अच्छा है, but valuation discomfort है। अगर ये stock 15% गिरते हैं तो I would be someone who would look at investing, but at this point buy तो definitely नहीं है। अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बिल्कुल। तो आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है सर की शॉर्ट टर्म व्यू से। अगर ये काउंटर्स थोड़ा गिरते हैं, 10-15% गिरते हैं, देन वहाँ पर एक वैल्यू बाइंग बन सकती है सर। लेकिन एक और सबसे इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे मजबूत फैक्टर जो होता है वो क्रूड ऑयल होता है, क्योंकि हमें 80-85% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट वी हैव टू इम्पोर्ट एवरी ईयर। ओपेक ने प्लस ने कल डिमांड एस्टीमेट्स घटाए हैं, और डिमांड एस्टीमेट्स इतने नहीं घटाए जितना क्रूड ऑयल ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। 2.11 मिलियन बैरल पर डे से घटाकर 2.03 मिलियन बैरल पर डे की डिमांड में ग्रोथ उनको दिखती है। डिमांड है, ग्रोथ भी है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी उन्होंने कम कर दी है सर। क्रूड ऑयल 70 के नीचे पहुंच गया है, ब्रेंट और WTI दोनों, और 66 पर आ गया एक। तो सर कैसे देखें इसको? इस तरह से देखें कि इंडियन इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है, या इसको इस तरह से देखें कि ग्लोबल मंदी आ रही है तो ये एक नुकसान है? आई थिंक दोनों देखने चाहिए। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल गिर रहा है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, आई मीन इम्पोर्ट है क्रूड, जहां जिसकी वजह से
वी आर फेसिंग दिस करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर क्रूड का रेट गिरता है तो इंडियन कंपनीज विल बेनिफिट, या फिर इवेंचुअली अगर एचपीबीपी आईओसी प्राइस पास ऑन करती है, देन इंडियन कंज्यूमर विल बेनिफिट, इन्फ्लेशन के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर क्रूड गिरता है तो पूरा लॉजिस्टिक कॉस्ट गिर जाता है। सो देयर इज अ डेफिनेट बेनिफिट फॉर क्रूड कमिंग आउट। बट हाँ, एक और चीज देखनी चाहिए कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थोड़े कम हो रहे, सो दैट मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ अ रिसेशन, और अगर नॉट रिसेशन बट स्लो डाउन इन ग्रोथ, और स्लो डाउन जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो जो लॉफ्टी वैल्यूएशंस हम लोग ने प्रोजेक्ट किए हुए हैं कि ये सब होगा और उसके वजह से हमारे कंपनीज इतने प्रॉफिटेबल होंगे, so that valuation, so those targets will not get achieved। और मैंने at the beginning of the call also and through the call मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ये सब मार्केट में क्या हुआ है कि all the positives have been factored in, the negatives have not। तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो इवन दो क्रूड इज कमिंग डाउन इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, अगर ग्रोथ नहीं आती है एक ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में, देन markets can correct significantly, even though it's a very big positive for India, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है। सो दे आर टू सेपरेट पॉइंट्स, दोनों देखने चाहिए, एक इंडिया के बेनिफिट के लिए, दूसरा मार्केट के रिस्क रिवॉर्ड के लिए। जी। तो सर जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड सेक्टर्स हैं जो क्रूड ऑयल को एज एन कंज्यूमर डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, लाइक पेंट इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ है, टायर कंपनीज में यूज़ होता है, कार्बन ब्लैक में यूज़ होता है, तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक हो गया, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, यूफ्लेक्स, ईस्टर, पॉलीप्लेक्स। सर इनमें से कोई पर्टिकुलर काउंटर आपके माइंड में आते कि चलो ये ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या वैल्यूएशन कम्फर्ट भी है? तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो बहुत जगह पे नहीं है। अभी लेट्स टॉक अबाउट ईच इंडस्ट्री जो आपने बात की। So, पहले एग्जैक्टली। पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो पेंट इंडस्ट्री में डेफिनेट बेनिफिट आती है, क्योंकि वो जो केमिकल्स यूज करते हैं विच इज क्रूड डिराइव, उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होगी। बट पेंट इंडस्ट्री में एक अभी फिलहाल दूसरा प्रॉब्लम जो है, नॉट अ प्रॉब्लम बट कंपटीशन बढ़ रहा है। जेएसडब्ल्यू भी compete कर रहे हैं, ग्रासिम भी आ गए हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो भी बेनिफिट आते हैं वो प्राइस कट उनको कंज्यूमर को देना पड़ेगा। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन बेनिफिट आए, एंड वॉल्यूम ग्रोथ इज गोइंग टू मोर और लेस बी द सेम व्हाट इट इज। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पेंट का रेट गिर जाता है तो सब लोग इंडिया में आके बोलेंगे चलो मैं अपना घर पेंट कर लेता हूँ। सो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी चेंज इन द वॉल्यूम्स। margin pressure, margin में I don't expect any major benefit, so no major reason why I should go out and buy anything in the paint industry at the moment। अगर आप 2 years 3 years का व्यू रखते हैं कि ग्रोथ आएगा, then yes you can make some investments। Grasim is an interesting play but it's not a pure paint play, it has other businesses, और but वो भी काफी रन अप हुआ, तो I would wait for correction, Asian Paints, Grasim, any of those companies। अगर आप टायर इंडस्ट्री की बात करें, so टायर इंडस्ट्री में a big chunk of the sales and volumes comes from the original equipment manufacturer। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि डायरेक्ट जो गाड़ी बनाते हैं। तो इफ एनी कट हैज टू हैपन, इफ अगर उनके प्राइस घटते हैं, तो मोस्ट ऑफ दीस ओईएम्स विल आस्क फॉर द प्राइस बेनिफिट टू कम बैक टू देम। सो वहां पे मार्जिन एक्सपेंशन नहीं रहेगा। देन इट कम्स टू सेकेंडरी मार्केट सेल्स। अगर टायर इंडस्ट्री में सेकेंडरी मार्केट में वो लोग प्राइस नहीं घटाते, तो दैट मार्जिन कैन कम टू देम एंड दैट बिजनेस इज ग्रोइंग। सो रिलेटिवली वो बिजनेस पे मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है। सो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। बट अगर आप देखें जो कंपनीज है, अपोलो टायर, एमआरएफ, सीएट, जेके टायर्स, उनमें से चारों में से अगर देखें तो जेके टायर्स के वैल्यूएशन शायद सबसे कम है, उनका मार्केट शेयर भी सबसे कम है, और वो ग्रोथ अग्रेसिव कर रहे हैं, तो दे में कट प्राइसेस, ट्राई टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। सो दैट इज वन स्टॉक जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा रैली हो चुका है, बट अगेन करेक्शंस आर गुड। अपोलो टायर में वी बिलीव करेक्शन नीड्स टू बी मच शार्पर। एमआरएफ तो अपने वैल्यूएशंस पे ही चलते रहते हैं, डिफिकल्ट फॉर अ फंडामेंटल एनालिस्ट टू जस्टिफाई अ बाय ऑफ एमआरएफ एट दिस प्राइस। सीएट पे हमारा व्यू नहीं है पर से, बट जेके टायर इज वन इंटरेस्टिंग। बट अगेन ओवरऑल मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेशन है, तो वी वुड से बाय ऑन करेक्शंस इवन इफ यू हैव। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि पेंट इंडस्ट्री में क्या करना है आपको, टायर इंडस्ट्री में क्या करना है। सर पैकेजिंग और रह गया था। पैकेजिंग इंडस्ट्री ऑल्सो मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स जो आते हैं वो पास ऑन हो ही जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु यू वर्क विद दे ऑल नो कि आपका मार्जिन क्या होना चाहिए।
अगर आप देखते हैं तो जब भी क्रूड का रेट बढ़ता भी है और उनके कॉस्ट बढ़ते हैं, आई डोंट थिंक कि उनके मार्जिन उतने नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज पास थ्रू काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है, बी टू बी बिजनेस मॉडल्स है, और बी टू बी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके मार्जिन रिलेटिवली फिक्स होते हैं। तो जब प्राइस थोड़ा बढ़ता है, if they have to maintain a 12% margin, तो 100 rupees पे 12% is 12 rupees, पर 120 पे 12% मे बी 12 rupees एंड 40 पैसा। तो वो 40 पैसा बढ़ता है। अगर रेट गिरता है तो उनके एक्चुअली 12% अगर मार्जिन रिटेन करने, तो एक्चुअल नंबर में कम डाउन, सो इट माइट बी अ स्लाइट नेगेटिव। पर अगर ईच कंपनी का देखना चाहिए कि उनको what industry they're catering to and how much pricing power they have versus the competitive, I mean उनके सब जो डिमांड जो करते हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब ज्यादा पास ऑन ही रहते हैं, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर चेंज बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइस चेंज। सर एक और सेक्टर रह गया था जो हम मेंशन नहीं कर पाए, एटीएफ की कीमतों का कुछ फ़ायदा एविएशन कंपनीज को मिल पाएगा क्या? तो मिलना तो चाहिए। आई डोंट थिंक उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप देखें तो बारिंग स्पाइस जेट जो थोड़ा डिफिकल्टी में, इंडिगो इज डूइंग वेल, एयर इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी हैव इम्प्रूव कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो आई डोंट थिंक दैट इज द मेजर ड्राइवर फॉर वेदर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी कि नहीं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर बढ़ता है तो दे पास ऑन दैट टू द कस्टमर, अगर घटता है तो दे आल्सो हैव टू पास ऑन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि कंपेटिटिव नेचर है मार्केट का। इंडिगो में एक बेनिफिट है कि उनके पास इतने लैंडिंग स्लॉट्स है, उनके एयरलाइंस है, दे कुड प्रोबेबली की स्लाइट मार्जिन उनको रख के उनका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। बट नेट आई थिंक इवेंचुअली एवरीवन पासेस ऑन और गेट्स बैक, उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है। बट अगर पॉजिटिव है, यस, इंडिगो कैन बेनिफिट। जी सर, कुछ एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर्स पर बाइंग लेवल ये ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं या मतलब कुछ और नीचे आने का आप वेट करेंगे? मैंने आपको पहले कहा 850 टू 900 के बीच में आई 850 वुड to हैव 900। सम कंफर्ट ऑन वैल्यूएशन। आई एम ओके। नॉट सेइंग इट राइट प्राइस। जब मार्केट में करेक्शन आता है तो 850 के भी शायद ना रुके, इट मे गो टू 800 आल्सो इफ पीपल सी स्लाइट नेगेटिव हैपनिंग ग्लोबली। बट अगर आप 2 इयर्स व्यू या 3 इयर्स व्यू से लेना चाहते हैं फॉर व्हाट दे आर डूइंग, का डीमर्जर बिजनेसेस, ग्रोथ इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, जैगुआर लैंड रोवर की इंक्रीज्ड प्रेजेंस एंड इंक्रीज्ड मार्केट शेयर ग्लोबली, I think anywhere between 850 to 900 अगर आप लेंगे तो you will make a good 14-15% CAGR return over 2-3 years। बिल्कुल। इसमें एक खबर भी थी इनफैक्ट, टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल के मर्जर को भी सीसीआई की मंजूरी मिली है। सर इनका कुछ इम्पैक्ट होना है क्या? डू यू सी? Impact will be that the lending business थोड़ा चला जाएगा, but beyond which I don't think the fundamentals of the business are going to get impacted। ओके। So no। सर एक काउंटर जिस पर कि आजकल खबरें भी काफ़ी आती है, क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, दैट इज़ इरिडा। यहाँ पर IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने गिफ्ट सिटी के लिए कंपनी की सब्सिडरी को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब नई सब्सिडरी जो बनेगी उसके थ्रू ये कंपनी विदेशी इन्वेस्टर्स को ला पाएगी विद इन द कंपनी, और फंड रेज करना इनको आसान हो जाएगा। कैसे देखते हैं सर इरिडा को? मेरा पर्सनल व्यू है, इट इज मैसिवली ओवर वैल्यूड। एट द एंड ऑफ द डे इरिडा इज अ रिन्यूएबल एनर्जी फंडिंग एजेंसी, राइट? ज्यादातर फंडिंग करती है। there are many companies that can do this similar kind of funding, similar kind of operations, PFC, REC banks, NBFCs। जो वैल्यूएशन पे इरिडा चल रहा है, we are not comfortable। मेरे हिसाब से ये थोड़ा ओवर हाइप है। ठीक है, इशू के में 30 रुपीज टू 30 रुपीज पे स्टॉक चल रहा है। गवर्नमेंट शुड कम टू सेल सम मोर स्टेक इन द मार्केट और रेज सम मोर कैपिटल, ऐसा चांस वापस शायद गवर्नमेंट को ना मिले। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।